डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि 125 CRPC 125 CRPC मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स के प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 125 कंप्लीट किया था। तो नाउ इट इज टर्न फॉर सेक्शन 126। 126 में एक्चुअली प्रोसीजर बताया गया है, क्योंकि 125 में आपने देखा था कि राइट्स बताए गए थे कि किसको मेंटेनेंस का राइट्स है और उसके क्या कुछ कंडीशंस हैं, और मेंटेनेंस का ऑर्डर किसी के अगेंस्ट किया गया तो वो न दे तो उसकी क्या रिपरकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें हमने 125 में देखे थे। अब मेंटेनेंस का दावा करने का प्रोसीजर क्या है, ये 126 में बताया गया है, जिसको आज हम चर्चा करते हैं। तो स्लाइड्स आपके सामने है, खुला हुआ है। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 may be taken against any person in any district। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गया कि 125 में जिसके अगेंस्ट किया जा रहा है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंतर्गत किसी भी न्यायालय में किया जा सकता है। अब इसमें 3 सब क्लॉजेज हैं। ए, वेयर ही इज, यानी वो जहां भी है, और वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, और where he last resides with his wife, or as the case may be with the mother of the illegitimate child, यानी जहां उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया था। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये सिविल की तरह जो सेक्शन 15 में कंडीशंस है उससे थोड़ा अलग है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति कहीं भी हो, इसके लिए कोर्ट के जुरिसडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। दावा करने वाला अपने यहाँ, अपने जिस जगह पे दावा करने वाला रह रहा है वहाँ पर वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। ये 125 का इंटेंशन है। तो ये 126 का इंटेंशन है। तो ये 26 सब क्लॉज 1 है। इसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि all evidence in such proceedings shall be taken in the presence of person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। यानी कि ऐसी कार्रवाई में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है, अथवा उसकी वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन मामलों में विहित की गई। समन मामले क्या है, ये जब हम ट्रायल देखेंगे तो वहां पर 225 से लेके सेक्शन 225 से लेके 265 सीआरपीसी में 4 तरह के ट्रायल है। पहले भी मैंने चर्चा किया है। तो जब ट्रायल में पहुंचेंगे तो वहां पर हम समन केसेस के ट्रायल कैसे होते हैं इसकी प्रोसीडिंग देखेंगे। लेकिन अगर एडवांस में आप देखना चाहते हैं तो आप ट्रायल प्रोसीडिंग्स को एक बार बेरेक से पढ़ सकते हैं। एक प्रोविजो लगा हुआ है इसके साथ कि प्रोवाइडेड दैट if the magistrate is satisfied that person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on the application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms, including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। यानी कि
यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है, तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले की एक पक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 3 मास के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, आप में से कुछ लोग अगर कोर्ट जा रहे होंगे तो वो एक्स पार्टी का मतलब अच्छी तरह समझते हैं। जो नहीं जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक्स पार्टी मतलब ये होता है कि जब मामला कोर्ट में दाखिल होता है और उसमें जो विरोधी पक्षकार है यानी जो डिफेंडेंट है वो अगर लगातार तारीख पर अनुपस्थित रहता है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह एक तरफा फैसला कर सके। तो पहले तो कई बार क्या होता है कि कॉस्ट भी लगाया जाता है, जैसे 2 3 4 तारीख दी, मान लीजिए कोई प्लेंट दाखिल हुआ और जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने टाइम दिया और उसने 2 तारीख 3 तारीख निकाल दी, 4 तारीख निकाल दी और उसके बाद जो वादी है उसकी तरफ से न्यायालय को गुहार की जाती है कि ये जानबूझकर जो है वो जवाब दावा दाखिल नहीं कर रहा है। तो पहले तो न्यायालय उस पर कॉस्ट लगाता है, 1-2 बार कॉस्ट भी लगा देता है, उसके बावजूद अगर नहीं कर रहा है तो फिर न्यायालय उसको एक्स पार्टी एक तरफा सुनवाई कर देता है। ठीक है, तो इसको एक्स पार्टी कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है। अगर पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा किया गया है और मेंटेनेंस की जो नोटिस है उसको तामील होने से वो हस्बैंड बच रहा है और अगर तामील हो भी गया तो न्यायालय में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय को अधिकार है कि वो उस हस्बैंड के खिलाफ एक्स पार्टी फैसला कर दे। लेकिन इसमें हस्बैंड को भी एक अधिकार दिया गया है, वो ये कि अगर एक्स पार्टी फैसले से 3 माह के अंदर यानी 90 दिन के अंदर वो न्यायालय में हाजिर होता है और वो कोई रीजनेबल कॉज बताता है जिसके कारण कि वो न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका और न्यायालय से सेटिस्फाई है, तो न्यायालय कॉस्ट पर उस एक्स पार्टी फैसले को अपास भी कर सकता है यानी सेटिस्फाइड भी कर सकता है और फिर वो मामला रिस्टोर हो जाएगा और पहले की तरह ही चलेगा। सब क्लॉज 3 छोटा सा प्रोविजन है, द कोर्ट इन डीलिंग विथ एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 125 shall have power to make such order as to cost as may be just, यानी कॉस्ट लगाने का जो पावर है वो न्यायालय को सब क्लॉज 3 में दिया गया है कि 125 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत हो। यानी खर्चे का कंसेप्ट इस तरह से है कि क्यों लगाया जाता है कॉस्ट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो प्लेंटिफ है यानी एक पक्षकार है वो तो लगातार आ रहा है और वो उसकी कार्यवाही आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि डिफेंडेंट नहीं आ रहा है। तो जब डिफेंडेंट नहीं आएगा तो उसकी 2 तारीख 3 तारीख पड़ेगी उसमें। तो ऐसे कंडीशन में जो प्लेंटिफ है उसको बार बार कोर्ट आना पड़ रहा है और उसे हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसके हर्जे खर्चे के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अपोजिट पार्टी है। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट अपोजिट पार्टी पर कॉस्ट लगाती है और वो कॉस्ट न्यायालय में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन 126 का ये प्रोविजन बेयर एक्ट में है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया था, आपने शायद पढ़ा होगा। मोहम्मद रफीक बनाम श्रीमती बरकत, AIR 2011 राजस्थान 124। और एक इससे भी हाईलाइटेड केस है सवाना बानो, इसको शाह बानो के नाम से एक्चुअली जाना जाता है, लेकिन सवाना बानो बनाम इमरान खान, AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 305।
ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मामले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि अब जो जब से परिवार न्यायालय बन गया है, फैमिली कोर्ट बन गया है, तब से मेंटेनेंस की जो सुनवाई है वो ज़्यादातर फैमिली कोर्ट पे ही चलती है। नहीं तो जब पहले फैमिली न्यायालय, फैमिली कोर्ट हर जगह नहीं था, तो यहाँ पर एक कोर्ट हुआ करती थी जब जज खफीफा उसको होता था, या फिर सेशन न्यायालय में दिया जाता था। तो खैर अब लगभग देश में हर जगह परिवार न्यायालय है, और अब 125 की जो कार्रवाई है वो परिवार न्यायालय के अंदर फैमिली कोर्ट में अब चलती है। तो आइए देखते हैं अब इसके नेक्स्ट प्रोविजन क्या है। सेक्शन 127 ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि न्यायालय के जजमेंट हो चुके हैं और भत्ते दे दिए गए हैं, मैंने मेंटेनेंस के लिए जो भत्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन किया जाना है तो उसके संबंध में क्या प्रोविजन है। तो 127 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या उसी धारा के अधीन आदिष्ट अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण मासिक भत्ता देने वाला, जैसी भी स्थिति हो, किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भरण पोषण या अंतरिम भत्ता पोषण जैसी स्थिति हो, भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह उचित समझे। मोटा सा क्रक्स इसका ये है कि जब मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट करती है तो जिसके अगेंस्ट फैसला दिया जा रहा है उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया जाता है। लेकिन आर्थिक स्थिति हर समय हर व्यक्ति की एक बराबर सी नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि वो व्यक्ति जॉब कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, और उसमें सैलरी उसकी 1 लाख हो, उसके हिसाब से मेंटेनेंस तय किया गया, लेकिन उसकी जॉब चली गई, नौकरी छूट गई, आज की तारीख में वो बेरोजगार हो गया। तो ऐसे कंडीशन में उसकी खुद की सर्वाइवल प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में जो पहले का मेंटेनेंस है वो चालू नहीं रख सकता। तो ऐसे कंडीशन में जब वो न्यायालय से अपील करता है तो इस कंडीशन में न्यायालय उसके पुराने वाले मेंटेनेंस के ऑर्डर पर रिकंसिडर करके और उसको फिर से तय करने के लिए सक्षम है। 127 सब क्लॉज 1 न्यायालय को ऐसा पावर देता है। सब क्लॉज 2, जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुरूप रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। यहाँ पर क्लियर कर देखिए, किसी सक्षम सिविल न्यायाधीश, ठीक है ना, यानी जो फैमिली कोर्ट का निर्णय है उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। तो उस अदालत को अगर चैलेंज किया, उस निर्णय को अगर चैलेंज किया गया और जो अपील सुनने के लिए सक्षम न्यायाधीश है उसने कोई निर्णय दिया और उस निर्णय के बाद उस मेंटेनेंस की जो राशि है उस पर कोई चेंज किया जाना है, तो फिर से वो अपने ऑर्डर को रद्द कर देगा या उसके अनुसार परिवर्तित कर देगा। इसी प्रकार से सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जहां 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहां यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है, तो ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। यानी मेंटेनेंस पहले 125 में आपको बताया जा चुका है कि मेंटेनेंस कब तक मिलता है। अगर हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मेंटेनेंस दिया जा रहा है तो वो मेंटेनेंस कब तक होगा, जब तक कि वाइफ रीमैरिज नहीं कर लेती। अगर वो रीमैरिज कर लेती है तो मेंटेनेंस रीमैरिज के दिन से समाप्त हो जाता है। जब तक वो परित्यक्ता की स्थिति में है, डाइवोर्सी लेडी की इस कंडीशन में है, तभी तक वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी है। और इसी तरह से उसका सेकंड पार्ट है कि उस स्त्री के पति से उसका विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उस उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वविधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर देय थी
तो वह ऐसे आदेश को, यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि हिंदू विधि के अंतर्गत कोई पुरुष के द्वारा पत्नी को कोई फिक्स राशि देने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम विधि में होता है मेहर की रकम। तो ये जो बी वाला पार्ट है वो धर्म का यहाँ नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये इस मुस्लिम लेडी पर लागू होता है। तो जब मुस्लिम लेडी का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो मेहर की रकम जो ड्यू है, अगर उसने पहले ही प्राप्त कर लिया है या तलाक के बाद पति ने उसको दे दिया है, उस कंडीशन में ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी, उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है, यानी अगर उसके जो ड्यू भी अमाउंट है वो अमाउंट अगर दे दिया गया तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। यहाँ पर भी ये लागू होता है मुस्लिम विधि में ही, क्योंकि आपने मुस्लिम विधि पढ़ा होगा। और अगर फाइनल हो जाता है कि डाइवोर्स दिया गया, तो वहां पर इद्दत की पीरियड पूरा करना जरूरी होता है, और इद्दत की पीरियड के दौरान मेंटेनेंस का दावा, जो राइट है, मेंटेनेंस का जो लाइबिलिटी है वो हस्बैंड का होता है। तो यहाँ आप सब क्लॉज बी के भी सेकंड पार्ट को उसी संदर्भ में आप पढ़ें कि एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यानी इद्दत की पीरियड पूरी होने के बाद वो जो मेंटेनेंस का राइट है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, या अगर समाप्त नहीं हुआ तो कोर्ट उसे समाप्त कर देगी। इसके बाद इसका सी और कुछ और भी पोर्शंस हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।